नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल डेली न्यूज़ विद अनुराग पर, जहां पर आपको न्यूज़ की ताज़ा तरीन एवं सटीक खबरें मिलती हैं। दोस्तों, आज तारीख है 2 जनवरी 2025, पौष माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यूज़ की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, जानते हैं कि आज के दिन क्या हुआ था। आज ही के दिन 1991 में तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया था। 1954 में आज ही के दिन भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी। 1954 में आज ही के दिन पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना की गई थी। दोस्तों, फटाफट खबरों का रुख करते हैं, जानते हैं कि क्या क्या खबरें हैं। नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने किसानों को लेकर अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने डीएपी खाद पर सब्सिडी और फसल बीमा योजना को लेकर किसानों को सौगात दी है। इन मामलों पर अब पीएम मोदी की ओर से प्रतिक्रिया भी आई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फसल बीमा योजना के लिए आवंटन बढ़ाने सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ अन्य फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि नए साल में सरकार का पहला फैसला किसानों को समर्पित है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26 तक कुल 69,515 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी भी दे दी है। इस निर्णय से 2025-26 तक देश भर के किसानों को नहीं रोके जा सकने योग्य प्राकृतिक आपदाओं के फसलों के जोखिम कवरेज करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नए साल पर खूनी खेल खेला गया। लखनऊ के एक होटल में परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं, उनके परिवार का ही शख्स है। एक शख्स 24 साल के युवक ने अपनी मां और 4 बहनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। नए साल पर हुई दिल दहलाने देने वाली वारदात से हर कोई सकते में है। शामली में बुधवार को पुलिस ने चेकिंग के दौरान ऐसे गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया जो 200 से अधिक गाड़ियों को चोरी कर चुके हैं। इस दौरान उनका एक साथी फरार भी हो गया था। आरोपित पुरानी गाड़ियों को चोरी करके हरियाणा राज्य में कटवाते थे। उनके पास से पुलिस ने 2 गाड़ी और तमंचे, कारतूस, फर्जी नंबर प्लेट और अन्य सामान भी बरामद किया है। वहीं फरार आरोपित की तलाश में पुलिस टीम दबिश भी दे रही है। नोएडा में नए साल के जश्न ने शराब की बिक्री में रिकॉर्ड तोड़ दिया। 31 दिसंबर की रात को जिले में 14 करोड़ रुपए की शराब बिकी, जिससे सरकार को 8.5 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। आबकारी विभाग ने बिना अनुमति शराब परोसे जाने पर अर्थदंड और मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद से 126 अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए। उत्तर प्रदेश समेत पूरा उत्तर भारत में भीषण ठंड का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में घने कोहरे की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। इराक और अफगानिस्तान में भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इस वजह से 5 और 6 जनवरी को मौसम में बदलाव की संभावना है। 2 जनवरी को यूपी और एमपी में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। उत्तर भारत में अभी लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। भारत मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के अनुमान के मुताबिक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ स्थानों में अगले 2 दिनों के दौरान घना कोहरा और कोल्ड डे की स्थिति जारी रहने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश में 1 और 2 जनवरी को कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। संभल में कर्नाटक से आई किष्किंधा की रथ यात्रा ने पूरे शहर को हनुमानमय बना दिया। विभिन्न स्थानों पर इस रथ यात्रा का स्वागत भी किया गया, जिसमें हिंदूवादी संगठनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रथ यात्रा 46 साल बाद खुले खग्गूसराय स्थित कार्तिकेय महादेव मंदिर पर पहुंची, जहां पर महिलाओं और पुरुषों ने पूजा अर्चना के दौरान जय हनुमान और श्री बलराम चंद्र की जय के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। प्रयागराज के मेजा इलाके में बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। नए साल पर दर्शन करने गए 3 दोस्तों की कार अनियंत्रित होकर एक मकान से टकराकर पलट गई। हादसे में तीनों दोस्तों की मौत हो गई, जबकि एक युवक और बालिका घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायलों की हालत काफी गंभीर है। एयर इंडिया ने अपनी कुछ चुनिंदा फ्लाइट्स में यात्रियों को मुफ्त वाईफाई देने की सुविधा का ऐलान किया है।
यात्री एक साथ कई डिवाइसेज में वाईफाई इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि आप हवाई सफ़र के दौरान लैपटॉप और स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्ट कर पाएंगे। एयर इंडिया की यह सुविधा लैपटॉप, टैबलेट और आईओएस या एंड्रॉयड सिस्टम वाले स्मार्टफोन जैसी सभी डिवाइसेज के लिए उपलब्ध रहेगी। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में सफ़र करने वाले यात्री भी आसमान में इंटरनेट की सुविधा का इस्तेमाल कर पाएंगे। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने नए साल यानी कि 2025 के पहले ही दिन अपने हवाई यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है और उन्हें फ्लाइट में फ्री वाईफाई उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। एयरलाइंस फिलहाल एयरबस A350, बोइंग 789 और चुनिंदा अन्य एयरबस विमानों में वाईफाई की सुविधा मुहैया कराएगी। यात्रियों को 10,000 फीट की ऊंचाई पर भी इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश के 63 जिलों में अस्पताल जल्द ही पीडियाट्रिक आईसीयू स्थापित होंगे, जहां पर गंभीर रूप से बीमार 5 वर्ष तक के बच्चों को उन्नत चिकित्सक सुविधा मिलेगी। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और विशेषज्ञों की टीम भी उपलब्ध रहेगी। वर्तमान में 22 अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध है। साथ ही 297 सरकारी अस्पतालों में कंगारू मदर केयर की सुविधा भी है, जो नवजात शिशुओं के तापमान और पोषण की देखभाल करने में काफ़ी सहायक है। गंभीर रूप से बीमार 5 वर्ष तक के बच्चों के इलाज के लिए जल्द ही 63 जिला अस्पतालों में पीडियाट्रिक आईसीयू स्थापित किए जाएंगे। यहां बच्चों के उपचार की सुविधाएं उच्च स्तरीय स्तर पर की जाएंगी। वेंटिलेटर के साथ साथ ऑक्सीजन की व्यवस्था, वरिष्ठ बाल विशेषज्ञों की टीम के साथ ही उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त पैरामेडिकल स्टाफ की देखरेख में इलाज किया जाएगा। दोस्तों, नए साल में भारत को भू राजनीतिक समेत कई चुनौतियों से पार कर पाना होगा। ये त्योहारी गतिविधियों और ग्रामीण मांग में इजाफा की वजह से अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हो रहा है, मगर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होगा। इस बीच सभी की निगाहें फरवरी में ब्याज दरों में संभावित कटौती पर भी टिकी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाएं उज्जवल दिख रही हैं। दोस्तों, नए साल में भारत को भू राजनीतिक और चुनौतियों से निपटना होगा और घरेलू मुद्रास्फीति पर भी काबू पाना होगा। इतना ही नहीं, सरकार को निजी क्षेत्र को अपने खर्चे और बढ़ाने के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था सितंबर तिमाही की सुस्ती को पीछे छोड़ते हुए 2025 में और अधिक सकारात्मक प्रगति की उम्मीद कर रही है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि बांग्लादेश से आए हुए अल्पसंख्यक हिंदू ही नहीं बल्कि बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं। उन्होंने कहा कि वहां पर कपड़ा उद्योग ध्वस्त हो गया है, जिस वजह से वहां बहुसंख्यक लेकिन हमारे देश में अल्पसंख्यक श्रमिक सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग तमिलनाडु में जाने की कोशिश में हैं। देश भर में कई धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद चल रहा है। इस विवाद के बीच सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की। अब उनकी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ओवैसी की तरह कई अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रहा है। 17 दिसंबर को ओवैसी ने अधिवक्ता फुजैल अहमद अयूबी के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। दोस्तों, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए लोग फर्जी पहचान पत्र और आवास प्रमाण पत्र जमा कर रहे हैं। निर्वाचन विभाग ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया है और जांच में पाया है कि फर्जी कागजात जानबूझकर जमा किए गए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अब निर्वाचन विभाग संबंधित थाना क्षेत्र में एफआईआर भी दर्ज करवा रहा है। पाकिस्तान मूल का कारोबारी तहव्वुर राणा को जल्द अमेरिका से भारत लाया जाएगा। अमेरिका की अदालत ने प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। राणा 26/11 मुंबई हमले का आरोपी है। उसने मास्टरमाइंड डेविड हेडली को भी मदद पहुंचाई थी। भारत के मजबूत साक्ष्यों के आधार पर उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हुआ है। राणा के संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी बताए जा रहे थे। मणिपुर में पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से हिंसा जारी है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग विस्थापित हो चुके हैं। बुधवार को एक बार फिर से पहाड़ी इलाकों से इम्फाल ने निचले हिस्सों में गोले बारूद बरसाए गए। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल को भी तैनात करना पड़ा। दोस्तों, भारतीय रेलवे का यह ट्रेंड्स एट अ ग्लांस का 44वां संस्करण है। पहले यह परिवर्तन प्रत्येक वर्ष 30 जून को होता था, जिसे 1 जुलाई से लागू कर दिया जाता था, किंतु पिछले वर्ष नया टाइम टेबल 1 अक्टूबर को लागू किया गया था, जो कि 31 दिसंबर तक लागू रहा। वहीं इनमें एक्सप्रेस वे और पैसेंजर दोनों की तरह की ट्रेनें हैं। आपको बता दें कि ट्रेनों की नई समय सारणी
बुधवार से प्रभावी हो गई है। रेलवे ने इसे मंगलवार को देर शाम को जारी कर दिया था। नई व्यवस्था में 2,875 यात्री ट्रेनों के नंबर बदल दिए गए हैं। इनमें एक्सप्रेसवे और पैसेंजर दोनों तरह की ट्रेनें हैं। इसी तरह कई ट्रेनों के स्टेशन से चलने और गंतव्य तक के पहुंचने के समय में भी परिवर्तन किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नए वर्ष की शुरुआत में कड़ाके की ठंड रहेगी। साथ ही मार्च तक गुलाबी ठंड भी बनी रह सकती है। नए साल पर ठंड जमकर लोगों को कपकपाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान समेत यूपी, बिहार, हरियाणा में शीतलहर के साथ कोहरा भी पड़ेगा। वहीं पंजाब और हिमाचल प्रदेश में तो बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। नव वर्ष के मौके पर मां वैष्णो देवी में आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कटरा पहुंचे। वर्ष के अंतिम दिन अयोध्या में रामलला और वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। वर्ष के पहले दिन भी भक्तों की भारी भीड़ होने का अनुमान देखते हुए दोनों जगह पर प्रशासन ने विशेष प्रबंध भी किए थे। अगर कोई सरकार घटे शुल्क अथवा मुफ्त पानी देने का निर्णय करती है तो उसे इसकी भरपाई जलापूर्ति से संबंधित विभागों को ही करनी होगी, ताकि लागत और रखरखाव का खर्च निकाला जा सके। दिल्ली सरीखे राज्यों में सरकार की ओर से दिए जा रहे मुफ्त पानी ने जल बोर्ड को इस हद तक दिवालिया बना दिया है कि उसके लिए रखरखाव का खर्च तक निकालना भी मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने सालाना भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पूर्वी राज्यों यानी कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के 100% भूजल नमूने सिंचाई के लिए उत्कृष्ट श्रेणी में मिले। रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल वार्षिक भूजल रिचार्ज 446.90 अरब घन मीटर है। भूजल गुणवत्ता का मूल्यांकन सीजीडब्ल्यूबी और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। यूक्रेन ने रूस को बड़ा झटका दिया है। नए साल के पहले दिन जेलेंस्की ने यूक्रेन की पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से यूरोप से जाने वाली रूसी गैस की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री हरमन हालुशचेंको का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में यह फैसला लिया गया है। यूक्रेन के इस फैसले से यूरोपीय बाजार में रूस का 5 दशक पुराना दबदबा भी टूट गया है। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में कोहरा घना होने से इस क्षेत्र में विमान सेवाएं भी प्रभावित होनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में नागरिक विमानन मंत्रालय ने कोई भी नया कदम उठाए जाने के संकेत तो नहीं दिए हैं, लेकिन विमानन कंपनियों को याद जरूर दिलाया गया है कि ग्राहकों को समय पर विमान रद्द होने की या तो सूचना दें और 3 घंटे से ज्यादा विलंब हो तो साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी 2025 को सोने के दामों में तेजी देखने को मिली। आईबीजेए के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 421 रुपये से बढ़कर 73,583 रुपये पर पहुंच गया। इससे पहले सोने की कीमत 76,162 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। आपको बता दें कि चांदी का भाव आज 38 रुपये बढ़कर 86,055 रुपये पर पहुंच गया। कल चांदी 86,017 रुपये प्रति किलोग्राम थी। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपये और 30 अक्टूबर को सोने ने 79,681 रुपये का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया था। सरकार ने दिसंबर 2024 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी से 1.77 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। बुधवार 1 जनवरी 2025 को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले यानी कि दिसंबर 2023 में सरकार ने 1.65 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्ट किया था। वहीं इस वित्त वर्ष यानी कि 2024-25 में अब तक 16.33 लाख करोड़ रुपए जीएसटी से आए हैं। सरकार ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी तक कर दिया है। अब लेट फीस के साथ 15 जनवरी 2025 तक आप आईटीआर भर सकते हैं। यदि किसी टैक्स पेयर ने पहले ही अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें कोई गलतियां हैं तो वे अभी भी सुधार 15 जनवरी तक रिवाइज रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। कांग्रेस 3 जनवरी से देश भर में जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान शुरू करेगी। अभियान का समापन 26 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि महात्मा गांधी की विरासत और संविधान को बचाने के लिए हर ब्लॉक, जिले और राज्य में रैलियां निकाली जाएंगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो अभियान 26 जनवरी के बाद भी जारी रहेगा।
अप्रैल 2025 में गुजरात में एआईसीसी का सेशन भी आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र के जलगांव के पारधी में 31 दिसंबर की रात मंत्री गुलाबराव पाटिल के समर्थकों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद भीड़ ने 6 गाड़ियों और 15 दुकानों में आग लगा दी। देर रात फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। इसके बाद जलगांव में 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेटर लिखा है। उन्होंने भागवत से 4 सवाल भी पूछे हैं। केजरीवाल ने पूछा कि भाजपा नेता पैसे बांट रहे हैं, पूर्वांचली और दलित लोगों के नाम पर कटवाने का प्रयास भी जारी कर रही है, वोट खरीद रही है। क्या आरएसएस को नहीं लगता कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने मंगलवार को बताया कि उसने 2024 में 210 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 25 मामलों में 68 आरोपियों का दोष सिद्ध करके 100% कन्विक्शन रेट हासिल किया। यह एजेंसी की रिकॉर्ड ब्रेकिंग उपलब्धि भी है। एनआईए ने अलग अलग तरह के अपराधों की श्रेणी में 80 केस दर्ज किए थे, जिनमें से 210 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 2024 में 27 फरार अपराधियों को भी पकड़ा गया। इसके अलावा 408 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई। वहीं एजेंसी ने आतंकवादी, गैंगस्टर और अन्य क्रिमिनल नेटवर्क को खत्म करने की कोशिशों के तहत 2024 में 19.57 करोड़ रुपए की कुल 137 संपत्तियां अटैच की। भारत की राजधानी नई दिल्ली में हर साल 26 जनवरी को भव्य गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष की परेड को लेकर खास उत्साह है और इसे देखने के लिए टिकटों की बिक्री 2 जनवरी 2025 यानी कि आज से शुरू हो रही है। परेड के टिकटों की कीमत 20 रुपये और 100 रुपये रखी गई है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना, पुलिस बल, स्कूली बच्चों, सांस्कृतिक दलों और विभिन्न राज्यों की झांकियां शामिल होती हैं। यह परेड भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने का बेहतरीन माध्यम है। अगर आप इस परेड का आनंद लेना चाहते हैं तो आप घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे बुक करना होगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सनातन पर की गई अपनी टिप्पणी को लेकर कायम हैं, जो उन्होंने शिवगिरी तीर्थ यात्रा के उद्घाटन के दौरान की थी। सीएम विजयन ने कहा था कि उन्होंने जो कहा है वो सही है और उस पर कायम हूं। वहीं बीजेपी ने उन पर हमला करते हुए कहा कि वे सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, जबकि दूसरों धर्मों के खिलाफ वे कुछ नहीं कहते। भारत सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर उनके परिवार को कुछ विकल्प दिए हैं। इन विकल्पों में राष्ट्रीय स्मृति स्थल समेत कुछ अन्य स्थानों का नाम शामिल है, जहां पर उनका स्मारक बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार परिवार की ओर से स्मारक की जगह चुनने के बाद ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। यह ट्रस्ट स्मारक निर्माण की योजना और उसके बाद की सभी गतिविधियों की देखरेख करेगा। परिवार की तरफ से अभी तक किसी खास जगह को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। स्मारक की जमीन के बाद के लिए ट्रस्ट आवेदन करेगा। जमीन आवंटन के बाद सीपीडब्ल्यूडी के साथ एमओयू पर दस्तखत होंगे। इसके बाद ही स्मारक बनाने का काम शुरू हो सकेगा। गाजा पट्टी में इजरायल के हमले में कम से कम 9 फिलिस्तीनी मारे गए। इनमें से अधिकतर बच्चे और महिलाएं शामिल थे। अधिकारियों ने बुधवार यानी कि 1 जनवरी 2025 को कहा कि करीब 15 महीने से जारी युद्ध नए साल में भी खत्म होता नहीं दिख रहा है। इजरायल की ओर से एक हमला उत्तरी गाजा के जबालिया इलाके के एक घर पर हुआ, जो कि इस इलाके का बुरी तरह से तहस नहस हो चुका है। इजरायल अक्टूबर की शुरुआती से ही यहां पर बड़ा अभियान चला रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए जो टैक्स पेयर पात्रता रखने के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान 87A के तहत टैक्स रिबेट नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए खुशखबरी है। इनकम टैक्स विभाग ने ये ऐलान किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म संख्या 2 और 3 के यूटिलिटी फॉर्म को अपडेट कर 87A के तहत टैक्स रिबेट पाने का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसके बाद से टैक्स पेयर्स रिवाइज्ड यानी कि बिलेटेड रिटर्न फाइल कर टैक्स रिबेट हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान नए साल के पहले दिन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। वह 2 साल तक इस पद पर बना रहेगा। इस दौरान वह जुलाई 2025 में 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी करेगा। माना जा रहा है कि इस दौरान पाकिस्तान भारत विरोधी प्रोपेगेंडा भी फैला सकता है। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कांग्रेस
के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। पिछली 2 चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद आप इस बार भी जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। भाजपा अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाने की उम्मीद जता रही है। नया साल 2025 इसरो के लिए काफी बिजी रहने वाला है। इसरो कई प्रमुख मिशन की लॉन्चिंग को लेकर तैयारी कर चुका है। इस साल NVS-02 नेविगेशन सिस्टम को बेहतर बनाएगा। निसार पृथ्वी की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। व्योमित्र मिशन गगनयान के लिए रास्ता तैयार करेगा, जो कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक कुल 3 करोड़ 22 लाख घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 2 करोड़ 68 लाख घर तैयार कर हो चुके हैं। साल 2024 में 1 अप्रैल से मंजूर किए गए करीब 28 लाख घरों में से लगभग 2% का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि करीब 88% के लिए अनुदान की पहली किस्त जारी की जा चुकी है। यानी कि 30 दिसंबर तक 54,582 घरों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2021 से मार्च 2024 के बीच भारत में 14,570 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी हुई है। इस दौरान 2.16 करोड़ शिकायतें दर्ज की गई हैं। साइबर अपराधियों की पहचान और कार्रवाई के लिए बड़ी तकनीकों का उपयोग हो रहा है। सरकार की तरफ से गूगल के साथ इसकी साझेदारी भी की गई है। दोस्तों, बने रहिए डेली न्यूज विद अनुराग चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यह एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको सटीक और सबसे पहले ताज़ा तरीन खबरें दिखाई जाती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।